हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूँ लेकर संविधान का अनुच्छेद नंबर 15। बहुत ही शानदार अनुच्छेद है। हम सब एक सफ़र में चले हैं जहाँ पर हमने अनुच्छेद 1 से लेकर आगे तक के सभी अनुच्छेद कंटिन्यू रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 की। 15 1 2 3 4 5 सभी पढ़ेंगे, कैसे कैसे जोड़े गए, क्या उनका क्रम रहा, सब कुछ देखेंगे। तो आइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद 15 पर तो मूवी भी बन चुकी है। देखते हैं क्या है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में मेरे दोस्त कहा गया है, थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ, व्हाइट कलर का मार्कर। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। देखो, विभेद भी है, प्रतिषेध भी है। दो नकारात्मक नकारात्मक मतलब सकारात्मक हो जाता, वही यहाँ पे बात बताई गई। इंग्लिश में कहते हैं धर्म, जाति मतलब रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, बर्थ है, सेक्स है, जिसको जेंडर कहते हैं। इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा या भेदभाव की मनाही है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये आपका टॉपिक है, ये आपका या मेन हेडिंग है, ये आपका मेन अनुच्छेद है। इसी का विवरण आगे दिया गया है। अनुच्छेद 15 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम सारे अनुच्छेद देखेंगे। 3 अनुच्छेद शुरुआत में थे, 4 5 6 समय के साथ धीरे धीरे जोड़े गए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज तारीख है, अक्टूबर का महीना है, साल है 2022 और अब तक की, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, अनुच्छेद 15 का कोई भी पॉइंट आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट में सर्च कर लीजिएगा या बहुत सारी साइट हैं, उन साइट पे जाके आप देख लीजिएगा, आपको अनुच्छेद 15(5) बड़ी मुश्किल से मिलेगा और 15(6) की तो बात ही नहीं। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। एक एक डिटेल, एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपको क्लियर करवा दूंगा इस अनुच्छेद का मतलब क्या है। पहली बात, जो आपको इस अनुच्छेद को पढ़ने से पहले, चूंकि अनुच्छेद आप इसलिए पढ़ने आओ कि यहाँ पे आरक्षण की बात है, तो मैं आपको बता दूं, जब इस अनुच्छेद का निर्माण किया गया था तो आरक्षण जैसी कोई बात इसमें थी तो, लेकिन वर्ड का यूज नहीं किया गया। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 16 में है। यहां भी आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन उसका आप ये कह सकते हो कि जो जमीनी स्तर पर उसका यूज होता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ जगहों पर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं, उनकी उन्नति के लिए कुछ सीटें अलग से रखेंगे। लेकिन ये आरक्षण जो है, इस शब्द का प्रयोग 2019 में किया गया अनुच्छेद 15 में। कैसे किया गया, सब कुछ आपको मैं एविडेंस के हिसाब से दिखाते हुए चलता हूं, परेशान मत होइएगा। बहुत ही शानदार आर्टिकल है, आइएगा देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, राज्य। मैंने पहले आपको बताया राज्य की डेफिनेशन अनुच्छेद 12 में भी बता दिया, अनुच्छेद 14 में भी बता दिया, तो आज इसको छोड़ते हैं। किसी नागरिक के विरुद्ध, देखो यहाँ पे वर्ड का यूज हो गया नागरिक, उसमें व्यक्ति था, यहाँ नागरिक यूज हो गया, तो प्लीज नागरिक वर्ड यूज रखेंगे, याद रखेंगे। यहाँ विदेशियों का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। के विरुद्ध, के केवल, नागरिक के विरुद्ध केवल किन आधारों पर, 5 आधार, 1 2 3 4 5। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इन शब्दों के बारे में समझो। धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी। मूल वंश का मतलब आप निग्रोइड टाइप के हो, पोर्ट्रो ऑस्ट्रेलाइड टाइप के हो, द्रविड़ टाइप के हो, इसे आप रेस कह सकते हो। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया गया RACE, रेस। जाति मतलब कास्ट, आप यादव हो सकते हो, आप ब्राह्मण हो सकते हो, आप जैसे कि गुप्ता हो सकते हो, आप तिवारी हो सकते हो। लिंग, महिला पुरुष, पहले था महिला पुरुष, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दे रखी है, तो ट्रांसजेंडर को भी हम लिंग में तीसरा लिंग मान के चलते हैं। जन्म स्थान, आपका जन्म केरल में हुआ हो, आपका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ हो, आपका जन्म अमेरिका में भी हुआ, तो कोई टेंशन नहीं है। रीजन, क्योंकि नागरिक की बात है, भारत के नागरिक। जन्म के स्थान पर क्या कहा गया है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो भाई कहां नहीं करेगा, राज्य यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत। भेदभाव नहीं करेगा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। कहां नहीं करेगा, ये आगे बताया गया है। कहां नहीं करेगा, आइएगा देखते कहां नहीं करेगा। अगले पॉइंट में चलते हैं। वहां पे बताया गया है, मतलब ये तो अनुच्छेद 15 का 1 था, अब 15 का 2 पढ़ते हैं। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी के आधार पर, क्या इन 2 पॉइंट को छोड़ दो, 1 2 छोड़ दो, इस सेंटेंस को चूंकि पूरा करना है, के आधार पर, फिर इसको यहां से पढ़ो, इन सब के डॉट 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 के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अर्थात
किसी व्यक्ति की कोई भी जाति है तो इन आधारों पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये यहां पे बताया गया। अब वो आधार कौन है? वो आधार 15(2) के काम में 15(2) के खा में बताए गए हैं क्या, पढ़ लेते हैं। दुकान, आपकी दुकान है, रिलायंस की दुकान है आपकी, आपका जियो मार्ट का दुकान है, या आपका जूता पॉलिश करने का दुकान है, सब्जी बेचने का दुकान है, मूंगफली का दुकान है, पंचर बनाने का दुकान है, परचून की दुकान है, गारमेंट्स की दुकान है, कोई दुकान, गोलगप्पे की दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, गोलगप्पे खाने पीने का, वैष्णो ढाबा एटसेट्रा, होटल, कोई भी होटल आपकी हो सकती है, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश। मनोरंजन के स्थान जैसे सिनेमाघर मनोरंजन के स्थान है, जैसे पार्क वगैरह में लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो बीच, समुद्र के किनारे वाला। इनके अलावा पूर्णतया या भागता कुछ या थोड़ा बहुत राज्य निधि से पोषित, जिस पर भारत सरकार ने पैसा देके जिसका निर्माण करवाया है। राज्य निधि का मतलब जिस पे भारत सरकार ने पैसा देके बनवाया। अब राज्य का यहां मतलब ही रही अनुच्छेद 12 वाला, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट और सभी जो पीएसयू, एमएनसी वगैरह हैं से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, कोई कुआं। अब जैसे मेरे घर के अंदर कुआं है तो वाला नहीं, सड़क में जो कुआं, ग्राम पंचायत ने जो कुआं बनाया, जो हैंडपंप लगवाया है, सबमर्सिबल जो भारत सरकार लगवा रही, कई जगहों पे आपने देखा होगा भारत सरकार फंड देके ऐसे काम करती है। तालाब, स्नान घाट, गंगा के किनारे जब आप देखोगे बहुत सी जगहों पे स्नान घाट बने होते हैं और वहां पे कपड़े बदलने का स्थान भी होता है। सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में। सार्वजनिक समागम मतलब हॉस्पिटल, ट्रेन, रेलवे, फ्लाइट, पब्लिक प्लेस जो भी है, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, हंसने का, घूमने का, फिरने का, जिसे भी आप पब्लिक प्लेस कहते हो, वहां पर इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा और इसके लिए कोई ना नियम बनाया जाएगा, ना इसके लिए कोई निर्योग्यता साबित की जाएगी कि भैया यार आप तो लड़की हो और मैं मोमोज की दुकान में केवल लड़कों को मोमोज देता हूं, लड़कियों को नहीं दूंगा। ऐसा कोई नियम ना भारत सरकार बनाएगी ना आपको बनाना है, ये करना गलत है। अनुच्छेद 15(2) में ये बात क्लियर कर दी गई है। पार्क है, पार्क में आपको जाने की अनुमति है, क्यों? क्योंकि वह मनोरंजन के साथ साथ सार्वजनिक समागम के भी स्थान है, वहां सब लोग मिलते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मंदिर हो सकता है, इन सभी जगहों पे। अच्छा देखो, मंदिर में जैसे कोई एक हिंदू है तो हिंदुओं की 4 कैटेगरी हैं, उसमें आपको देख सकते हो एक ब्राह्मण, वैश्य और आपका क्षत्रिय और एक शूद्र। तो इनमें मंदिर जाने में इनको कोई रोकेगा नहीं, ये उनके लिए पर्टिकुलर है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब जैसे मस्जिद है तो मुस्लिम धर्म समुदाय की है तो मुस्लिमों को वहां जाने से नहीं रोका जाएगा कि भाई तुम खान हो, तुम पठान हो, तुम शेख हो, तुम सिद्दीकी हो, तुम मस्जिद नहीं जाओगे, उनके साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, सभी लोग हॉस्पिटल जाकर, वो चूंकि पब्लिक प्लेस में आ जाता है, सभी को जाके अपनी दवा इलाज कराने का फुल्ली यहाँ पे छोड़ दिया गया। हालांकि आर्टिकल 21 में भी हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था वहां भी की गई है, लेकिन आप यहां से भी समझ सकते हो कि आपके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भैया यार तुम्हें बुखार आ गया है और हमारा हॉस्पिटल पुरुष हॉस्पिटल है, तुम महिला, तुमको हम पैरासीटामोल की गोली नहीं दे सकते। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये कहा गया ऐसी कोई शर्त जो है वो नहीं बनाई जाएगी, ऐसी कोई शर्त नहीं होगी कि ये जाति के आधार पर है, लिंग के आधार पर है। केरल का कोई नागरिक दिल्ली में आ जाए, हॉस्पिटल में जाए, बोले भैया केरल वाले तो आप केरल में दवा कराओ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद इसी का 15 का एक अनुच्छेद नंबर 3 है। अनुच्छेद 3 देखते हैं, इसी से संबंधित है अपवाद के बारे में। यहां पहले तो कह दिया गया कि हर व्यक्ति क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन फिर आगे एक अपवाद कर दिया गया। अपवाद क्या किया गया वो देखिएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात, मतलब पीछे जो आपने पढ़ी और आगे जो पढ़ोगे, वो स्त्रियों और बालकों के लिए निवारित नहीं है। पहले आपने कहा पब्लिक प्लेस में सबके लिए आगमन आने जाने का है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर उसी आर्टिकल में आपने जोड़ दिया कि महिला और बच्चे इसमें अलग रहेंगे। भाई ध्यान देके रखना, कैसे? जैसे मान लीजिएगा एक महिला हॉस्पिटल है जहां पे डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, तो वहां पुरुषों का जाना मना है। अब आप वहां पे बोलो भैया हमें भी दवा करानी है, हमारा भी इलाज करो इसी हॉस्पिटल में, तो नहीं, ये गलत है। ये नियमता, नैतिकता के मूल्य के आधार पर ये गलत है, तो फिर गलत है। जैसे आप पार्क जाते हैं, पार्क में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए झूले लगे होते हैं, 5 साल का झूला, 10 साल का झूला, और आप 70 साल के हो गए, आपका वेट है 100 किलो का और आप झूले में बैठ गए, तो झूला तो टूट जाएगा ना। तो वहां लिखा रहता है कि ये बच्चों का झूला है, बड़े प्रयोग ना करें।
हो सकता है पार्क में बच्चों का टिकट फ्री हो, बच्चों का टिकट फ्री हो, पब्लिक प्लेस है, लेकिन आपका 5 रुपया टिकट लग रहा हो, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, वो चिल्ड्रन पार्क है। आप मूवी में देखो, थिएटर जाते हो, वहाँ बच्चों का टिकट नहीं लगता, ट्रेन में टिकट नहीं लगता, ट्रेन भी सार्वजनिक है, बच्चों का नहीं लगता। कई बार इवन यहाँ तक होता है कि मैं रिजर्वेशन देखता हूँ तो महिलाओं की सीट खाली रहती है, पुरुषों की सीट नहीं होती है। उसमें होता है कैटेगरी कि तत्काल कैटेगरी, प्रीमियम तत्काल कैटेगरी, जनरल और वोमेन, सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन में भी सीट रहती है, महिलाओं वाली में भी सीट रहती है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि भाई देखो, पब्लिक प्लेस में महिलाओं और बच्चों के लिए अगर कुछ हो रहा है तो उसको ये मत समझना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इसी अनुच्छेद में और अलग से बातें जोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा ये तो आपका महिला और बच्चे हो गया। इस अनुच्छेद 15 के 5 अपवाद हैं। एक आपकी वोमेन है, एक आपका चाइल्ड है, एक आपके ओबीसी है, एक आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट हैं। इसके अलावा अभी एक और जोड़ा गया जिसे आप कहते हो EWS। तो टोटल अगर आप अलग अलग करो, वैसे तो ये एक कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर इसको एक जोड़ो तो 5, अदरवाइज 6 हो गए आपके। ये 6 अपवाद हैं अनुच्छेद 15 के, उसी में लिखे गए हैं, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूं, इसी में लिखा। जैसे 2 अपवाद आपने पढ़ लिए, तीसरा अपवाद आपको पढ़ाता हूं आगे। अब इसके बाद 4 में क्या कहा गया है, देखो 3 तक तो पहले था, लेकिन ये जो चौथा अनुच्छेद है ना, ये बाद में जोड़ा गया, पहले ये हमारे संविधान में नहीं था। इसे हमने क्या किया, बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। क्या है, इस अनुच्छेद की शब्द पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना सीखो, या अनुच्छेद 29 दो, इस अनुच्छेद में जो अलग से प्रोविजन है वो छोड़ दो। उसके अलावा अगर अनुच्छेद 29 भी ले लिया जाए तो अनुच्छेद 29 में क्या है, वो जो आपके अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी अपनी भाषा होती है, उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए, हम आगे पढ़ेंगे। कि कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से, वर्ड याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, एग्जाम में वर्ड ही पूछता है, सामाजिक शैक्षणिक 2 शब्द यूज किए गए हैं, एजुकेशनली एंड सोशली, पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, पिछड़े वर्ग आप इसे कह सकते हो, ओबीसी की बात आ गई, ओबीसी के लिए, किसी वर्ग की उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अर्थात ओबीसी के साथ शेड्यूल कास्ट आ गया, शेड्यूल ट्राइब्स आ गया अनुच्छेद नंबर 15(4) में, और ये जोड़ा कब गया, जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही इसे जोड़ दिया गया। जब संविधान बना तब तो रिजर्वेशन की कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कहा गया था कि ओबीसी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखेंगे। और इसी क्रम में किया क्या गया, जो आपका शेड्यूल कास्ट है इनको 15% और जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनको 7.5% की सीटें दे दी गई थी एजुकेशन में। देखो वर्ड यहाँ पे यूज है, शैक्षणिक संस्थाएं, मतलब एजुकेशन जहां पे हो रहा है ना, वहां पे इनके लिए सीटों का प्रबंधन है। अब अनुच्छेद 15(4) कब जोड़ा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा, और इसमें आपके लिए प्रबंध क्या कर दिया गया, तो इसमें मेरे दोस्त प्रबंध कर दिया गया ओबीसी के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। कहां किया गया, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से कोई क्षेत्र में इनके लिए विशेष उपबंध, रिजर्वेशन में बोल भले ही रहा हूं, अर्थ भी रिजर्वेशन है, लेकिन वर्ड रिजर्वेशन यूज नहीं है, विशेष उपबंध है, स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है, रिजर्वेशन की बात नहीं है। और ये विशेष उपबंध है किस लिए, कि अगर जरूरत पड़े तो विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में या समाज की किसी जगहों पे इनके लिए अलग से सीटें होंगी। और वो सीटें हालांकि मिली बाद में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को तो सीटें तुरंत मिल गई, लेकिन जो आपका ओबीसी था उसके लिए बहुत संघर्ष, लंबे संघर्ष रहा। अनुच्छेद 16 में आप इसको पढ़ने वाले हो। फिर ये तो रहा अनुच्छेद 15(4). अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) जो है ये आपका जोड़ा गया 93rd नंबर के संशोधन द्वारा, 2005 में आया था, 2006 में लागू किया गया था। तो 2005 भी सही है, 2006 भी सही है। यहां पे क्या जोड़ा गया, फिर से पढ़ो, आइएगा पढ़ते हैं। 15(5) में क्या है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 क्लॉज 1 की बात है यहाँ पे, अनुच्छेद 19 के क्लॉज, कि कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी के लिए, यहां भी वही बात है, यहां भी वही बात है। समझना क्या है वो आपको समझना है। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी, वर्ड आपको मिल रहे हैं ना, अनुसूचित जाति
कहीं होगा पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए विधि द्वारा, कानून के द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। राज्य अगर चाहे तो ओबीसी के लिए अलग से नियम बना सकता है। अर्थात राज्य ने किया क्या, 27% सीट दे दी ओबीसी को, 15% सीट दे दी शेड्यूल कास्ट को, 7.5% सीट दे दी शेड्यूल ट्राइब्स को। सीटें बढ़ गई। आगे जहां तक ऐसे विशेष उपबंध जो नए नियम सरकार बनाएगी उसके बारे में, अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से भिन्न शिक्षण संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, से प्रवेश से संबंधित है। कहने का मतलब, जब कोई भारत सरकार नियम बनाएगा, नियम क्या बनाएगा, थोड़ा सा मैं पीछे आता हूं, एक सादा पेज लेता हूं आपके लिए, मैं लेकर आया हूं। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा कि ओबीसी के लिए हमने 27% सीटें सपोज डेट रख दी, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% सीट हमने रख दी। टोटल आपका हो गया नियर अबाउट 49 हाफ हो जाएगा। हाँ, इतनी सीटें हमने इनके लिए बना दी। अब स्कूल में ये बातें कही गई हैं, आगे ये कहा गया कि सीटें इतनी फिक्स हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो अल्पसंख्यकों के हैं, माइनॉरिटीज के कॉलेज हैं, माइनॉरिटी के कॉलेज में ये वाला नियम लागू होने वाला नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 15(5) का अपवाद क्या है, अल्पसंख्यक कॉलेज है। माइनॉरिटी के जो कॉलेज है, माइनॉरिटी के जो स्कूल है, माइनॉरिटी की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, वो आपके अपवाद हैं। ये तो रिजर्वेशन सिंपल मिलेगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, वहां पे ये सिस्टम तो लागू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला सिस्टम अल्पसंख्यक में लागू नहीं होगा, जो कि आप आगे यहाँ पे देख रहे हो कि ये नियम कहाँ नहीं लागू होगा। थोड़ा सा पेज साफ करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। कह रहे हैं अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं उनसे भिन्न में ही लागू होगा। अर्थात अल्पसंख्यक में ये वाला नियम लागू होने वाला नहीं है। जो आपने पढ़ा कि इन क्षेत्रों में आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, सीटें आपके लिए विशेष उपबंधित हैं, तो वो अल्पसंख्यक के लिए मिलने वाली नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, ये कब से लागू हुआ, 93 में, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 15(5) आपका 93rd नंबर के संशोधन द्वारा 2005 में नियम बना था और 2006 में इसको लागू किया गया। तो अनुच्छेद 15(5) आपका ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 15(6) की, जो कि मोदी जी की देन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतना सारा अनुच्छेद 15(6) में है, लेकिन आप बस इसे मोटा मोटा ये समझो कि अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 6 है, इसका मतलब है कि ये 103 नंबर के संशोधन द्वारा 2019 में जोड़ा गया। इसका प्रावधान क्या है कि ईडब्ल्यूएस के लिए हमने 10% सीटें कहां के लिए आरक्षित की है, शिक्षण संस्थाओं में। ये मोटा मोटा ये है, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा गया वो मैं आपको समझा देता हूं। इसकी वर्डिंग क्या, इसको पढ़ना क्या है, क्या मतलब इसका निकल के आ रहा। देखो, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 उपखंड 6 अनुच्छेद 29 खंड 2 की कोई बात, वो बातें तो हैं उनको छोड़ो, राज्य को क्या करने वाली हैं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में क्या, खंड 4 खंड 5 में उल्लिखित वर्ग, अनुच्छेद 15 में जो उल्लिखित वर्ग है कौन सा, ओबीसी, एससी, एसटी, ये तो लिखा है अनुच्छेद 5 और 4 में, मतलब 15 के 5 और 4 में, ओबीसी, एससी, एसटी में उल्लिखित वर्ग से भिन्न नागरिकों के, हमारे देश में 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक आपकी जनरल कैटेगरी है, एक आपकी ओबीसी कैटेगरी है, एक आपकी शेड्यूल कास्ट है, एक आपकी शेड्यूल ट्राइब्स है। और ऑलरेडी पहले ओबीसी की बात, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की हो चुकी है। तो कह रहा है इनसे भिन्न, अर्थात जनरल, जनरल वर्ड का भले ये प्रयोग ना करें, लेकिन इनसे भिन्न का मतलब तो यही हुआ जनरल, आर्थिक रूप से दुर्बल। अब जनरल में भी हो सकता है कोई ब्राह्मण हो बहुत अमीर हो, कोई क्षत्रिय हो बहुत अमीर हो सकता है कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हो जो बहुत गरीब हो, सुदामा टाइप के हो। तो यहां दुर्बल लोगों की बात की गई है। जनरल में जो गरीब है, इसका क्राइटेरिया भारत सरकार बनाएगी कि 8 लाख से कम जिसकी इनकम है हम उसे मानेंगे, या 10 लाख से कम, ये भारत सरकार समय समय पर बनाती रहेगी। फिलहाल आर्थिक रूप से दुर्बल किसी वर्ग की उन्नति, यहां भी रिजर्वेशन का अभी तक यूज नहीं, आगे हो सकता हो जाए, लेकिन यहां उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। हमने अभी तक अनुच्छेद 15(5) और 15(4) में यही पढ़ा था कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष उपबंध
सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में बनाने से कोई मना करने वाला नहीं है। तो यहां भी इनके लिए कह दिया गया कि इनके लिए भी नियम बनाने से कोई मना करने वाला नहीं है। आगे वही बात आपको बताई गई है, उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। जो है वो आपके निवारित कर रहेंगे, उनको नियम बनाए जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी को थोड़ा सा और यहाँ पे आगे डिटेल में लिखा गया, क्योंकि जो 15.5 और 15.4 है उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं था, तो उसे और ज़्यादा डिटेल में यहाँ कर दिया गया कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली ना हो। जैसे 15.4 और 15.5 में परसेंटेज नहीं लिखा कि 15% होगा, 27% होगा, वो तो समय के हिसाब से सरकारों ने दे रखा है, लेकिन यहाँ पे वो क्लियर कर दे रहा है कि 10%। कैसे क्लियर कर दे रहा है? जहाँ तक ऐसे उपबंध हैं, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30(1), वही अल्पसंख्यक वाली बात आ गई, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न, मतलब जो माइनॉरिटी वाले नहीं हैं, माइनॉरिटी वाले में तो रिजर्वेशन की बात ही नहीं, वो उनका हटा दो, उनके अलावा जो भी कॉलेज हैं, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी, चाहे वो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, एडेड स्कूल हो या नॉन एडेड स्कूल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो सरकारी स्कूल हैं जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, विद्यमान आरक्षण का मतलब क्या है? विद्यमान आरक्षण का मतलब ओबीसी के लिए 27% है, शेड्यूल कास्ट के लिए मैंने पीछे आपको बताया 15% है, शेड्यूल कास्ट हो गया तो ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% रिजर्वेशन। तो कह रहा है कि इस रिजर्वेशन विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, इसके अलावा प्रत्येक प्रवर्ग में, प्रत्येक प्रवर्ग का मतलब जो भी नौकरी आएगी, जो भी क्षेत्र आएगा, वर्ग का मतलब सामाजिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, हर वर्ग में कुल स्थानों के, कुल स्थान मतलब अगर 100% वैकेंसी है, जैसे 100 सीट है, 100 नौकरी के फॉर्म आए, यहाँ तो नौकरी की बात नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन की बात है, एमबीबीएस की 100 सीट मान लीजिएगा, एमबीबीएस की 100 सीट है, उनमें अधिकतम 10% सीट क्या होंगी? आरक्षित होंगी। किसके लिए आरक्षित होंगी? ये आरक्षित होने वाली हैं जिन वर्गों को पीछे आरक्षण नहीं था या जिनके लिए विशेष उपबंध पीछे नहीं किया गया था। देखो बोलचाल में बार बार मैं आरक्षण बोल रहा हूं, लेकिन आरक्षण का प्रयोग केवल अनुच्छेद 15(6) में किया गया है, लेकिन अर्थ इसका पीछे भी निकल रहा था। ध्यान यही बात को रखना है कि आरक्षण शब्द का प्रयोग है, लेकिन सरकारी नौकरी में नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है। और कहा गया कि जो आरक्षण होगा वो जनरल वर्ग का नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का होगा, ईडब्ल्यूएस का होगा, जो आर्थिक रूप से दुर्बल है और जिनको पीछे वाले में रिजर्वेशन नहीं मिला, जिनका पीछे विशेष उपबंध नहीं है, बचे हुए कैटेगरी के प्रवर्ग को 10% की सीट अधिकतम मिलने वाली है। तो कुल मिला के अभी जो आपका रिजर्वेशन ओबीसी का 27, एससी एसटी का 15, शेड्यूल कास्ट का 7.5, जो मिला के जो 49% था, 49 में 10% और जोड़ दीजिएगा, तो जैसे ही आप इसमें और 10% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59.5% टोटल एजुकेशन में, एजुकेशनल सीट में। सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनमें अभी सीटें दूसरे के लिए विशेष उपबंधित हैं, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आरक्षण शब्द दे सकते हैं, ये गलत नहीं है। ओबीसी एससी एसटी वाले में आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं है, वहां उन्नति है, यहां भी उन्नति शब्द का प्रयोग है, साथ ही साथ आरक्षण का। क्यों? क्योंकि क्लियर रहे इनके साथ ऐसा होने वाला है। तो ये है आपका अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 के आपके टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने सारे अनुच्छेद आपको बता दिए। अभी हाल ही में नवंबर महीने में, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी थे और 5 लोग थे। उन लोगों ने डिसीजन दिया, 3-2 से डिसीजन आया कि जो ये रिजर्वेशन है ये सही है या गलत, और उसमें डिसीजन आया कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन 10% है वो सही है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश इसके पक्ष में नहीं थे, उनके साथ एक और कोई थे, वो इस पक्ष में नहीं थे, बाकी 3 लोग पक्ष में थे। तो जाहिर सी बात है 3 और 2 में 3 वाले जीत जाएंगे। तो 3 लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो जनरल का रिजर्वेशन है ये सही है, तो फिर उनको रिजर्वेशन मिल गया। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डलवा दूंगा, क्योंकि आप गूगल में कितना भी सर्च करो इसका आपको आर्टिकल मिलने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट की जो समय समय पर भारत सरकार जो अपना पीडीएफ निकालती है, तो 2021 में उन्होंने जो पीडीएफ निकाला है, तो जितनी कोचिंग संस्थाएं उन लोगों ने उस पीडीएफ को भी मटेरियल को अपडेट नहीं किया, तो वहाँ पे आपको अनुच्छेद 15(5) भी बहुत मुश्किल से मिलता है और 6 तो मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन राइस स्मार्ट आपके साथ है, मैं हिमांशु यादव आपके साथ हूँ, और आप ये आर्टिकल आपको मिलने वाला, आप इसे देख सकते हैं, आराम से देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।